नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नई सड़क में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फेक न्यूज़ के कुछ फ़ायदे। अगर आप गोदी मीडिया में काम करते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए व्रत एंड उपवास की भी ज़रूरत नहीं। आप फेक न्यूज़ फैलाते चलिए, आपका प्रमोशन अपने आप होता चलेगा। अगर आप सीनियर हैं तब तो चिंता की बात नहीं। अगर आप जूनियर हैं तो फेक न्यूज़ के अवसर की तलाश में लगे रहिए। गोदी मीडिया भले ही अपनी टैगलाइन में डंके की चोट पर सच बोलने का दावा करता हो, लेकिन आप डंके की चोट पर फेक न्यूज़ फैलाते रहिए। अब तो कई ऐसे एंकर हैं जिन्हें देखते ही उनके फेक न्यूज़ की याद आ जाती है। उनके नाम से इतने फेक न्यूज़ मशहूर हो चुके हैं कि असली खबर भी शर्मा जाए। यह भी याद रखिए, जब बड़े एंकर फेक न्यूज़ फैलाते हैं, शराब के नशे में कुछ बक आते हैं तो डेस्क पर काम करने वाले प्रोड्यूसर की नौकरी चली जाती है। ऐसा हो चुका है, ऐसा आगे भी होता रहेगा। रिपब्लिक चैनल के संपादक, संस्थापक, व्यवस्थापक, अध्यापक, प्राध्यापक अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगी है। कांग्रेस ने माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रिपब्लिक चैनल ने तुर्की में एक इमारत को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर आईसीसी नाम था उसका, जबकि कांग्रेस का वह दफ्तर नहीं था, तुर्की की नगरपालिका का कन्वेंशन सेंटर है। कांग्रेस का कहना है रिपब्लिक टीवी ने गलत इमारत की तस्वीर दिखाई ताकि पार्टी की छवि धूमिल की जा सके। इस बात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर कर दी है। वीडियो में जिस वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है उसमें आवाज तो अर्नब गोस्वामी की ही है, जिसमें वे कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हैं कि आपका तुर्की में क्या बिजनेस है। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की इमारत दिखाते हुए दर्शकों से पूछते हैं कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में रजिस्टर्ड दफ्तर है। 2019 में राहुल गांधी ने कहा हमें तुर्की में बड़ा दफ्तर खोलना चाहिए, अर्नब कहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसे बदनाम करने के लिए यह झूठ फैलाया गया। इस पर अर्नब गोस्वामी के चैनल ने एक बयान जारी किया है। हम उस बयान पर अवश्य ही आएंगे, लेकिन पहले यह देखना चाहते हैं क्या 2019 में राहुल गांधी ने यह कहा था कि तुर्की में कांग्रेस का बड़ा दफ्तर होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ही इन सब बारे में बेहतर बता सकते हैं, और यह भी कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था कि तुर्की में कांग्रेस का बड़ा दफ्तर बनना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ खान का नाम अर्नब ने लिया और वो सही है। वे तुर्की में कांग्रेस का काम देखते हैं, ऐसा कई जगहों पर मिला। लेकिन राहुल गांधी ने भव्य दफ्तर बनाने की बात की, इसकी जानकारी अर्नब को कहां से मिली, वही बेहतर बता सकते हैं या कांग्रेस बता सकती है। लेकिन जिस इमारत को कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड दफ्तर बताया जा रहा था वो तो गलत निकली। वो इमारत तुर्की की नगरपालिका की निकली। यह ऐसी चूक नहीं है कि नाम की गलती हो जाए, हमसे होती है पढ़ने में, साल की गलती हो जाए, उच्चारण की गलती हो जाए। एक इमारत को आप कांग्रेस का रजिस्टर्ड दफ्तर बता रहे हैं तो कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर तो चेक कर लेना चाहिए था। जिस यूसुफ खान का नाम ले रहे थे उसी से पूछ लेना चाहिए था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आते ही दुनिया के 50 से अधिक देशों में बीजेपी का दफ्तर खोलने की खबर मिलेनियम पोस्ट में छपी है। आप भी मिलेनियम पोस्ट की इस खबर को सर्च कर सकते हैं। सुजीत नाथ की इस रिपोर्ट में दीपांकर गांगुली को तुर्की में बीजेपी का संयोजक बताया गया है। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इनका एक पुराना टीवी इंटरव्यू भी खोज निकाला है, जिसमें इनके परिचय में लिखा है कि ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तुर्की चैप्टर के संयोजक हैं। दीपांकर गांगुली को तुर्की में ओवरसीज बीजेपी का संयोजक बताया गया है। इनके बारे में उसी मिलेनियम पोस्ट में लिखा है कि आप बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रपौत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन हैं। तुर्की में क्या कर रहे हैं, वहां क्यों हैं? अब आप भारत आ जाइए, यहां अपनी गारमेंट फैक्ट्री लगाइए, मेक इन इंडिया में योगदान दीजिए। कम से कम अर्नब को यही बताना चाहिए था कि बीजेपी का दफ्तर है या नहीं। अगर तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर का होना गलत लगा तो बीजेपी का दफ्तर है या नहीं पड़ताल कर लेते और साफ कर देते। अब भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारी बातें
हमारे हिसाब से एक ही बार में एक ही शो में बताएं, ऐसा सोचना हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी यह सवाल अगले किसी शो में पूछ सकते हैं कि तुर्की में जो भी बीजेपी का काम कर रहा है वह तुरंत अपनी गारमेंट फैक्ट्री छोड़कर भारत आ जाए और यहां की बेकार हो रही फैक्ट्रियों को चलाए। अर्नब को उन सब का नाम लेकर भारत बुलाना चाहिए, आओ आओ करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस का असम में हो सकता है दफ्तर, गुजरात में हो सकता है, मगर तुर्की में इतना बड़ा दफ्तर खोलने की क्या जरूरत थी? तब तो बीजेपी से भी यही सवाल करना था कि बीजेपी को तुर्की से लेकर दुनिया के अन्य देशों में अपने संगठन के विस्तार की क्या जरूरत थी? बीजेपी दफ्तर खोल सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं खोल सकती? आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से ही जुड़ा था, जिसे 5 महिलाओं को बेहोश कर उनके साथ बलात्कार करने के मामले में 40 साल की सजा दी गई है। मामला जब बाहर आया तब ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने उससे किनारा किया। क्या गोदी मीडिया ने बालेश धनखड़ को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम किया था? प्रधानमंत्री मोदी के साथ बालेश धनखड़ की तस्वीरें हैं, क्या उन तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा गया था? यह सब अलग से शोध का विषय हो सकता है। कांग्रेस ने जब एफआईआर कर दी और जैसे ही एफआईआर की सूचना पहले आ गई तो झट से रिपब्लिक टीवी ने एक बयान जारी कर दिया और कहा, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं, तकनीकी त्रुटि के कारण डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो एडिटर द्वारा एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाने वाली एक गलत छवि का अनजाने में उपयोग किया गया। छवि का उक्त वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। यह क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट शो पर प्रसारित नहीं की गई और ना ही इसे ऑन एयर किया गया और ना ही उक्त गलत छवि किसी भी तरह से चर्चा की जा रही विषय वस्तु से संबंधित थी। अनजाने में हुई यह त्रुटि लाइव शो समाप्त होने के बाद हुई और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया गया। जैसे ही यह हमारे ध्यान में लाया गया, इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। हम ईमानदारी से और बिना शर्त त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हैं। इस सफाई को लेकर कुछ सवाल किए जा सकते हैं। क्या वीडियो एडिटर पर जिम्मेदारी डाल दी गई है? उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? श्रेय लेने के समय तो संपादक और एंकर आगे आ जाते हैं। जब सवाल उठता है तो वीडियो एडिटर को सामने कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपब्लिक टीवी का कहना है कि अर्नब गोस्वामी के मेन शो में वीडियो नहीं चला, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलती से चल गया, लेकिन उनकी आवाज तो सुनी जा सकती है जिसमें वे तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर होने की बात कर रहे हैं। वीडियो एडिटर के साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रोड्यूसर की भी भूमिका होती है, पूरी चेन होती है वीडियो देखने की, सुपरवाइज करने की। क्या वीडियो एडिटर ने अपनी मर्जी से वीडियो डाउनलोड करके लगा दिया? इसका जवाब हम नहीं दे सकते। आपको बता दें कि इसी वीडियो क्लिप को बीजेपी के आईटी सेल के चीफ ने ट्वीट कर दिया और लिखा कि क्या आप जानते हैं कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है? अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। कितनी बड़ी बात है और कितना गंभीर आरोप लगा दिया गया। कम से कम चेक तो कर लेना चाहिए। फेक न्यूज के कई स्तर होते हैं, इसमें अतिरेक को भी शामिल करना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर किए जाने वाले दावों को भी फेक न्यूज की किसी कड़ी में देखना चाहिए, लेकिन उस पर बात कभी अलग से। 2023 में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को किस तरह से गोदी चैनलों ने घेर लिया, कितने तरह के आरोप उन पर लगाए, हफ्तों आरोप लगते रहे, लेकिन सीबीआई ने अब केस बंद कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन इस तरह से आरोप लगाए गए कि रिया को गिरफ्तार करना पड़ा, 27 दिनों तक जेल में रहीं। ट्रिब्यून में रिया चक्रवर्ती के मामले में कवरेज पर एक रिपोर्ट छपी है। गीता सेशु की रिपोर्ट है, इसी साल मार्च की है। इसमें लिखा है कि उस समय प्रदीप भंडारी कैसे गोल गोल घूमते हुए, उछलते हुए कवरेज कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी का ड्रग्स 2 वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। तो यह है पत्रकारिता का स्तर। जिस दम से दावा करते हैं वो कई बार गलत साबित हो चुका है। केवल रिपब्लिक नहीं, दूसरे चैनलों के बारे में भी यह साबित बात है। कितनी बार इन चैनलों के फेक न्यूज को पकड़ा गया है, पकड़ा जा चुका है, सजा भी हुई है। अर्नब गोस्वामी के मामले में कितना फेक न्यूज है यह तो अब अदालत में साबित होगा क्योंकि एफआईआर हो गई है।
लेकिन रियाज चक्रवर्ती के कवरेज को याद करना चाहिए। उस समय प्रदीप भंडारी मुंबई में ही कवरेज कर रहे थे। तब अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर उन्हें कंसल्टिंग एडिटर बोला करते थे। ये वीडियो आज भी रिपब्लिक के यूट्यूब चैनल पर है। अब प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पहले जिन चैनलों में पत्रकार बनकर काम किया, उसी चैनल में प्रवक्ता बनकर भी आते जाते होंगे और सभी चैनलों ने इसे स्वीकार भी किया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यह भी एक फायदा है। जो लोग रोते हैं कि उन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, वो फेक न्यूज़ का इतिहास अभी पढ़ लें। सभी फेक न्यूज़ को ऐतिहासिक होने का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। लाइन में बहुत लोग लगे हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ मच्छरों की तरह भिन भिनाते हुए खत्म हो जाते हैं, कुछ ठंडे पड़ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन समय समय पर उनका भी काम आ जाता है जब कोई जवाब देने के लिए खोज लाता है। 2000 के नोट में चिप लगाना, जीपीएस से पता लगा लेना, यह सब फेक न्यूज़ पुराने हो चुके हैं, नोटबंदी की यादों से जुड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फेक न्यूज़ ने सारी सीमाएं तोड़ दी, आधा पाकिस्तान साफ कर दिया। कोलकाता से निकलने वाले अखबार ने कुछ गोदी एंकरों का फोटो छापा है, उनके साथ जुड़े नए फेक न्यूज़ की गाथा लिखी है। टेलीग्राफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोले गए 5 बड़े फेक न्यूज़ की एक सूची बनाई, जिसे तमाशा कहा है। इनमें से 3 एंकर आज तक के हैं। टेलीग्राफ के अनुसार एक एंकर ने ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ दिया कि भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है और लाहौर और इस्लामाबाद पर हमला कर दिया है। जिस एंकर ने यह खबर पढ़ी, उसे लेकर काफ़ी आलोचना हुई। एक दूसरी एंकर ने अपने फ़ोन से खबर पढ़ी, देखते हुए कि कश्मीर में फिदाइन हमला हुआ है, जिसका सेना ने खंडन कर दिया। यह सब टेलीग्राफ ने लिखा है। बाद में इसी चैनल की तरफ से माफ़ी मांगी गई या सफाई दी गई, लेकिन पहले बताया गया उसके पहले कि यह चैनल कितना महान है, उसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। उसके बाद आखिर में इस पर अफसोस प्रकट किया गया। लेकिन जिन एंकरों ने गलत खबर पढ़ी, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी या उनकी तरफ से एक नई एंकर को आगे कर दिया गया? इसका मतलब यह हुआ कि गोदी चैनलों में फेक न्यूज़ से नुकसान नहीं होता। फेक न्यूज़ बोलने वाला प्रमोशन पाता है, प्रमोशन पाने के बाद फेक न्यूज़ फैलाता है। एक समय था जब एंकर हटा दिए जाते थे, अब तो हमेशा के लिए वहीं बिठाए दिए जाते हैं। वहीं रहो, फेक न्यूज़ बोलते रहो, प्रमोशन मिलता रहेगा, प्रोटेक्शन भी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया, नफरती एंकरों को हटाया क्यों नहीं जाता? वह सवाल अब भी कायम है। अगर हटा दिया गया तो फिर गोदी चैनलों का क्या होगा? जो नया आएगा उसे भी तो फेक न्यूज़ ही बोलना है, तो पहले से जो बोल रहा है उसे क्यों हटाना है? हम और आप एक गलती कर दें तो आपके पीछे पुलिस लगा दी जाएगी, लेकिन इन गोदी एंकरों के पैसे बढ़ा दिए जाते होंगे। गोदी मीडिया से भले ही भारत को बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वाले किसी एंकर का प्रमोशन नहीं रुकेगा। अगर आप उनकी तरक्की का ग्राफ देखेंगे तो यही समझ बनेगी कि झूठ बोलने से आप चीफ एडिटर तक पहुंच सकते हैं और चैनल का चेहरा भी। झूठ बोलने का इतना फायदा आपको किसी बिजनेस में नहीं मिलेगा। जो लोग मिठाई में घटिया क्वालिटी का मावा मिलाते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। पनीर में रसायन मिलाने वाला भी कभी ना कभी पकड़ा जाता है, लेकिन फेक न्यूज़ वाला हमेशा सम्मान पाता है। फेक न्यूज़ ना हो तो गोदी मीडिया बेरोजगार हो जाएगा। आज अगर गोदी मीडिया के स्तर पर आ सकता है तो फेक न्यूज़ के कारण ही आया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।